आईएनडी एनालिसिस जैस का मोर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे रणनीतिक तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस अपनी तैयारियों को और पुख्ता और मजबूत करती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे संगठन भी हैं जो इस समर में ताल ठोकने के लिए तैयार है। उसी में एक संगठन जैस है। जैस की अगर हम बात करें तो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का मध्य प्रदेश में, पहले जैस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करता रहा, लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं जैस कांग्रेस के समर्थन में आ गया और उनके बड़े नेता हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। अब की बार परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही आदिवासियों पर फोकस कर रही हैं। क्योंकि दोनों ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए हैं और तकरीबन 80 सीटें ये प्रभावित करता है ये वर्ग, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आदिवासियों के लिए तमाम जतन करती आई है। कांग्रेस भी इस पर फोकस है, लेकिन जैस जिस तरह से अकेले ताल ठोकने की बात कर रही है, ऐसे में चुनौती और चिंता दोनों की तरफ से है, चाहे वो भारतीय जनता तरफ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। और जिस तरह का ये पूरा गणित है, और उसी गणित को दोनों ही दल उसी हिसाब से, उसी अंक गणित के हिसाब से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या अभी भी जैस कांग्रेस के साथ जा सकता है, या कांग्रेस की क्या रणनीति इसके पीछे है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि जैस किसका खेल बिगाड़ेगा और किसका बनाएगा। 80 सीटों पर अभी फिलहाल जिस तरह से ऐलान किया गया है कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। आदिवासी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकता है जैस, और इस गणित में किसको नफा होता है, किसको नुकसान होता है, यह भी अहम होगा। क्योंकि जो 80 सीटें हैं और 47 सीटें हैं, 80 सीटों पर इनका प्रभाव है। पहले कुछ वर्जन हम आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कोई भी दल चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर जैस ने भी कोई निर्णय लिया है तो उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है दल का, पर अब मध्य प्रदेश की जनता और खास तौर पर आदिवासी वर्ग समझ चुका है कि जैस कांग्रेस की बी टीम है। और जिस तरीके से उसका एक पदाधिकारी दिग्विजय सिंह जी के खेमे का है और दूसरा कमलनाथ जी के खेमे का, और आपसी सरफुटबल चल रही है, तो उसका परिणाम भी वही होगा जो पिछले चुनावों में हुआ है। जनता जागरूक है, अब ये वर्ग किसी के भ्रम में नहीं फंसने वाला। इस देश में पहले दिन से आदिवासी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक काम उनके लिए किए हैं। 5वीं अनुसूची हम लाए, आरक्षण हम लाए, पेशा एक्ट हम लाए, वन अधिकार कानून हम लाए। आज जो है उनका काम करने वाला, उनके हित की चिंता करने वाला और है कौन इस देश में हमारे अलावा? हमने किए सारे काम। तो ये जो है चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन आदिवासी जन जानते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। 2019 में सबसे ज़्यादा जो उनकी परंपराओं को बचाने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए काम किसने किया? कमलनाथ जी की सरकार ने आस्थान योजना बनाई। कमलनाथ जी की सरकार ने सूदखोरी के खिलाफ जो है नियम बनाए। कमलनाथ जी की सरकार ने जो है उनके जो महापुरुष हैं उनको स्थापित करने के लिए उनकी मूर्तियाँ बनवाई।
कमलनाथ जी ने जो है विश्व आदिवासी दिवस की अवकाश घोषित किया, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है। तो और जयस सबसे पहले जो है गौड़ी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कमलनाथ जी की सरकार ने किया। तो काम सामने स्पष्ट है। आदिवासी जाति की जो जनता है वो जानते हैं कि कौन उनका हितचिंतक है और उसके आधार पर। तो जयस ने मोर्चा खोल दिया है और इसी मोर्चे के बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं, दोनों के लिए चुनौती भी है। हालांकि अगर कहा जाए तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 2018 में ये वर्ग इन्हीं के साथ में था और जिस तरह से अगर बात करें कि ये वर्ग क्या वाकई अकेले लड़ेगा या चुनाव आते आते कई चीजें बदल भी सकती हैं, इसमें ये भी अहम होगा। तो जिस तरह से जयस ने मोर्चा खोल दिया है, किसे नफा किसे नुकसान, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि काफी चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले परिचय कराता हूं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है गुलरेज जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित तांवरे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अमित जी आपका स्वागत है। बड़ी दूर से आप जुड़े हैं, लेकिन हमारी टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल हमारे पास में हैं और प्रदेश की जनता के साथ में आप हैं, और हमारी चर्चा जब आपकी होगी पूरे पैनल के साथ तो आपको लोग सुनेंगे। हमारे साथ में हैं रविराज बघेल साहब, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जयस के। रविराज जी आपको भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, चूंकि आज का जो हमारा एनालिसिस है उसका नाम ही है जयस का मोर्चा, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल कि जयस किसके साथ है, कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, जयस आदिवासी समाज के साथ है और जयस जो है किसी भी पार्टी के साथ न जाते हुए स्वतंत्र रूप से अपने आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए जो प्रयासरत है पिछले कुछ वर्षों से, और उसी को लेकर 2023 के चुनाव में भी जयस पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को स्वतंत्र नेतृत्व देने के लिए आज जयस के माध्यम से हम लोग स्वतंत्र चुनाव मैदान में जाएंगे। और हमारी जो तैयारियां हैं हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे उसके स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे उसके जल जंगल जमीन की बात कर लो, चाहे उसके संविधान में दी गई लेकिन रविराज जी, अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि 2018 में जिस तरह की चीजें हुई कि आप पहले कहते रहे कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, आपके बड़े नेता हीरालाल अलावा फिर एन वक्त पर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये जो एक विश्वास का संकट है अभी जयस के सामने, लग रहा है कांग्रेस भी खुलकर आपके लिए कुछ नहीं बोल रही है। तो ये लगता है कि नहीं, चुनाव आते आते सारा कुछ सेट हो जाएगा 2018 की तरह। देखो, ये पिछला जो था, जो 2018 जो बीता हुआ कल था वो अतीत था, और आने वाले कल की ओर हम जाते हैं। और हम लोग हमेशा सकारात्मक होकर, क्योंकि हम किसी को विश्वास दिलाने की बात नहीं, हमारे ऊपर आदिवासी समाज के साथ साथ गैर आदिवासी समाज भी विश्वास कर रहा है और बड़ी संख्या में विश्वास कर रहा है। उसी विश्वास के साथ हम लोग मैदान में डटे हुए और उसी विश्वास के साथ इस बार प्रदेश में आता हूं। रविराज जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। अमित तांवरे जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, क्या है अभी जयस से कुछ है बातचीत, कुछ ऐसी चर्चा है? क्योंकि जिस तरह से यही स्थिति 2018 में थी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नहीं समय आते सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जयस तो इस बार कह रहे कि नहीं हम अकेले दम पर लड़ेंगे, और वो तो अतीत हो गया, अब वर्तमान की तरफ हम देख रहे हैं। देखिए राजेश जी, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो लोकतंत्र में सदैव विश्वास रखती है। मुझे लगता है कि हम जयस की क्यों बात करें, हम बात करें समाजवादी पार्टी की, हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, हम बात करें जितनी भी तमाम पार्टियां हैं,
ये तो देखिए लोकतंत्र का एक उत्सव है, सबको मनाने दीजिए। और आजादी के बाद मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी, उसके बाद जितनी भी पार्टियां बनी हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया गया कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन आप और हम आज भी बात कर रहे हैं, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, अभी हिमाचल में बनी, कर्नाटक में बनी। तो आजादी के बाद जितनी भी नई पार्टियां बनी हैं, हम तो स्वागत करते हैं और सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजेश जी कि चाहे हमारा जयस के भाई हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो भी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की रहेगी। और आप वक्त दीजिए आने वाले लेकिन अमित जी इस बार तो कहा जा रहा है कि एक एक सीट पर जिस तरह से रणनीतिक तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रही है, और जयस जैसा संगठन आदिवासी एक ऐसा वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और कांग्रेस की भी यही है कि अगर जिस तरह पे शिफ्ट होता है उस दल को उसका फायदा होता है। तो चिंता का विषय तो यही है ना। 2018 में आदिवासी वर्ग का सबसे ज्यादा आशीर्वाद यदि किसी पार्टी को मिला था तो वो कांग्रेस पार्टी को मिला था, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई अभी से नहीं, शुरू से किस पार्टी ने लड़ी है, ये आदिवासी भाई बहन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश में जो 4-4 बार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके राज में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये भी आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं। तो एक मजबूत विकल्प के तौर पर आदिवासी भाई बहन ने ये मन बना लिया है कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का चलिए, मन बना लिया है। आप कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग ने मन बना लिया है, और रविराज बघेल साहब कह रहे हैं कि जयस ने भी मन बना लिया कि इस बार अकेले ताल ठोकेंगे, अकेले 80 सीटों पर लड़ेंगे। पिछली बार जो कुछ हो गया वो अतीत था, अब वर्तमान में हम सारी चीजें करने वाले हैं। सीधे डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, जयस अकेले ताल ठोक रहा है और देखा जाए गणित इसी वर्ग ने आपका बिगाड़ा था 18 में। देखिए 18 में ये लोग कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, और अभी भी यदि आप जयस के कुछ पदाधिकारियों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके लोग हैं। और कांग्रेस उसको एक जिसको कहते हैं बी टीम की तरह उपयोग कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे। खुल के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन लोगों का नुकसान हो जाएगा यदि ये कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुका है जिससे न केवल आदिवासी बल्कि चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे ओबीसी तबका हो, सब नफरत करते हैं। कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने और मिस्टर बंटा ढाल ने और करप्ट नाथ ने ठगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनको कोई साथ लेना पसंद नहीं करेगा। जैसे ये वही स्थिति है वैसा, जैसे यूपीए। अब यूपीए इतना बदनाम हो गया था कि एक नए नामकरण के साथ नई बोतल में पुरानी पेशाब बेची गई। तो अब ये इतने बदनाम है कि इनको कोई साथ नाम दिखाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जिन लोगों को जयस के नाम पर जयस के अंदर इन्होंने घुसेड़ा, चाहे कमलनाथ जी ने घुसेड़ा हो, चाहे मिस्टर बंटा ढाल ने घुसेड़ा हो, वो भी चाहते हैं कि अपनी शर्ट को क्लीन रखें, उस पर दाग नहीं लगाए, इसलिए इनके साथ नहीं है। वरना उनके लोग तो, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस की भी टीम है, वो तो कह रहा है कि हम अकेले दम पे लड़ेंगे चुनाव। नहीं, देखिए अकेले क्यों लड़ना पड़ रहा है, ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसकी शर्ट पे चिपक जाएगा, वो साफ होने वाला नहीं है। अब पिछली बार भी काट की हांडी तो एक बार चढ़ गई थी। इन्होंने दलितों को बेवकूफ बनाया, इन्होंने आदिवासियों को मूर्ख बनाया, इन्होंने किसानों को मूर्ख बनाया, इन्होंने महिलाओं को मूर्ख बनाया, इन्होंने भांजे भांजियों को मूर्ख बनाया, बहन बेटियों की शादी के लड्डू तक आ गए। तो ऐसो को चलिए रविराज बघेल साहब, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है जयस। देखिए गुलरेज जी की बातों का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने बोला ना कि पेशाब की बोतलें में, तो ये इनकी पार्टी की विचारधारा है कि आदिवासियों के सिर पे पेशाब करना, आदिवासी बहनों के ऊपर अत्याचार करना,
उनके साथ बलात्कार करना, 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ना, तो ये इनकी मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है वो नई बोतल में पुरानी पेशाब बेच रही है। और रवि राज जी को मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, दिखाता है कि गुलरेज भाई आप सुनिए, गुलरेज भाई आपकी बात हम भी नहीं, तो आप मैंने सुनने की क्षमता कांग्रेस कुछ बात सुनने की कही है, तो क्षमता, आपको ये क्यों जवाब सच्चाई देना पड़ रहा है? आप स्वीकार कीजिए, आप मुख्यमंत्री जी स्वीकार कांग्रेस जी कीजिए कि भाई उनकी अगर पार्टी अगर हमारे उन्होंने हमारे पेड़ धो कांग्रेस के जो आप स्वीकार कीजिए, आप बैठे हैं, सुनने की वो क्षमता उसका रखिए। जवाब देना बहुत सही है, मानता हूँ, लेकिन जयस से कोई व्यक्ति क्यों बोल रहा है? वो भी जयस का आपने सिर पे मुता वो धुलने वाला नहीं है, आदिवासियों के सिर पे मुतोगे, आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार करोगे तो अरे भाई उसके पाप धुलने वाले नहीं है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं धुलेंगे। हमने भी इन 20 सालों में हमने भी लेकिन रविराज जी सहन किया है। लेकिन रविराज जी उन्होंने आदिवासी वर्ग की महिला को महामहिम राष्ट्रपति पद से नवाजा, वो पैसा एक्ट लेके आए, वो तमाम सारी आदिवासियों के लिए उन्होंने घोषणाएं की, और आप फिर उन्हीं के सामने आप ताल ठोक रहे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब सर मैं बोल रहा हूँ, गुलरेज जी को बोला सुनने की क्षमता, वो बोल रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, हमारी रविराज जी को बोल लेने दीजिए, अच्छा बोल रहे हैं वो जी। रविराज सुने तो सही। हाँ देखिए क्या है कि आज मध्य प्रदेश में आप पिछले कांग्रेस के वर्षों में भारतीय देखो सरकार नहीं आऊंगा ना, अमित भाई के पास में आऊंगा, अमित तावले जी के पास में आऊंगा, वो बोलेंगे ना, मैं ले लूंगा जवाब, मैं ले लूंगा। रविराज जी को बोल लेने दीजिए। गुलरेज जी, गुलरेज जी, रविराज जी, रविराज बोलेंगे, रविराज बघेल साहब, रविराज बोलेंगे। इनकी पार्टी के कार्यकाल में देखो, सरकार से हम सवाल पूछना हमारा दायित्व है और जनता पूछेगी, उसका जवाब इनको देना चाहिए, इनको इतनी मिर्ची नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज भाई, आपने हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को पिकअप पे घिस घिस के बांध के मारा है, 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ के मारा है, आपने हमारे भाइयों के सिर पे पेशाब किया है, तो आपका हिसाब किताब तो करेंगे आदिवासी समुदाय, ठीक है। और हमारे संपादक महोदय जी ने पूछा कि आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बनाया, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज मणिपुर की घटना देखो, पूरा मणिपुर जल रहा है, राष्ट्रपति महोदय एक शब्द नहीं बोल पा रही है, हमारे लिए दुख की बात है। हमको ऐसे रिमोट कंट्रोल आदिवासियों को नहीं चाहिए, हमको आदिवासियों की आवाज प्रमुखता से उठाने वाले लोग चाहिए। आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सिर पे मुता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए, हमको दुख होता है। आज आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं करी है राज्यपाल महोदय ने। गुलरेज जी प्लीज, गुलरेज जी दुख की बात है, गुलरेज साहब रुक जाइए, बात पूरी हो जाने दीजिए रवि जी की, फिर मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, बहुत समय है, छोटे छोटे कमेंट्स चलेंगे तो डिबेट बेहतर रहेगी। चलिए रविराज जी संक्षेप में बोल दीजिए, फिर मैं अमित जी के पास में आ जाऊंगा। तो ये मुद्दे हैं। आज आदिवासी समाज को चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, आदिवासी समाज को चाहिए, उसको संविधान में दिया गया अधिकार, संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची, इनकी पार्टी क्यों नहीं संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची लागू कर रही? पैसा कानून लागू करने के बाद ग्राम सभा को क्यों पावर नहीं दे रहे, वित्तीय पावर? आप इनसे सवाल कर रहे हैं तो ये दिल मिला जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते। तो हमारा जो संघर्ष लगातार पिछले 10 वर्षों से हम लोगों ने जो जिस, चलिए अमित जी बात अब आ रही है कि आदिवासियों के लिए किसने किया, आदिवासियों के लिए। अभी आपके नेता कह रहे थे कि एक लंबी फेहरिस्त है आदिवासियों के लिए जो कुछ कांग्रेस ने किया है, 5वीं अनुसूची का जिक्र हुआ, पैसा एक्ट की बात हुई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक लंबी फेहरिस्त उनकी भी शुरू हो जाती है कि आदिवासियों के लिए कुछ हुआ ही नहीं। और यही कारण है कि अभी तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी आदिवासियों की स्थिति बेहतर नहीं हुई है। जो कुछ सालों में किया है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ही किया है। देखिए, यदि कुछ किया होता तो 2018 में ऐसी स्थिति ना बनती। और हमने क्या किया, भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी बताया और कमलनाथ जी भी लगातार बताते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रदेश में यात्राएं करी, आदिवासी बहुल सीटों पर भी गए, तो वहां भी उन्होंने बताया। देखिए, सबसे ज्यादा आक्रोश जो है ना सरकार गिरने का, वो आदि वर्ग को ही है, क्योंकि भरपूर आशीर्वाद देकर उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी और किस तरीके से सौदेबाजी करके सरकार को गिराया गया और फिर से वापस सत्ता में वही पार्टी आ गई। तो इस बार आदिवासी भाई बहनों में सरकार गिराने को लेकर जो आक्रोश है ना, वो आपको आने वाले 3 महीने बाद दिख जाएगा। और आदिवासियों के लिए जैसे आपने कहा कि भाई उनको राष्ट्रपति बनाया, सब करा, हमारे यहाँ तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए कांतिलाल भूरिया जी, प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है हमारे। लेकिन अब आपके लिए ये आता है कि कभी आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। ये कहाँ कौन सी बात है, ये कौन कह सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि
किसी भी चीज के, किसी भी वर्ग के लिए यदि आपको देखना है कि वो क्या विचार रखता है राजनीतिक पार्टी के लिए, तो आप 2018 का आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, है ना। और हमारे जो, लेकिन वो रिजल्ट भी आया था अमित जी, वो रिजल्ट भी आया। अगर 2018 के रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं तो वो रिजल्ट तभी आया ना जब ये संगठन आपके साथ जुड़ गया था। अब इस बार ये संगठन नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं कि ये जो चुनाव है राजेश जी, ये पूरे देश के चुनावों से अलग है। यहाँ पे सरकार को गिराकर वापस सत्ता में आकर फिर ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 15 महीने की एक जनहितैषी सरकार को यहाँ पर गिराया गया। वो सरकार जिनके मुख्यमंत्री लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए ला रहे थे, वो हर वर्ग के लिए थे। चाहे हम बिजली की बात करें, वो क्या आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं थी? क्या जो रोजगार की व्यवस्था हम लोग कर रहे थे वो आदिवासी भाई बहनों के लिए नहीं थे? और आप तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 4 बार में हर बार प्रथम 5 में रहा है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार के मामले में। यहाँ पे लगातार एनसीआरबी के आंकड़े हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आंकड़े नहीं है, अमित तावरे के आंकड़े नहीं है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय आंकड़ों का हवाला है। उसके डॉक्टर गुलरेज शेख साहब आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए आंकड़ों से ही जवाब। देखिए, जहां तक बात है ना इनकी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, इन सारी बातें झूठ से भरी हुई है। आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा यदि कोई वरिष्ठ आदिवासी चेहरा है तो वो बिसाहू लाल जी है। बिसाहू लाल जी से का कैसा अपमान हुआ था वो खुद टेलीविजन की स्क्रीन पे जाके कह चुके हैं कि एक बार नहीं कई बार कमलनाथ जी ने उनका अपमान किया था, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए और वापस से चुनाव जीते हैं आदिवासियों के आशीर्वाद से। नंबर 1। नंबर 2, आप ईद की बात जो ये कर रहे हैं ना कि क्राइम की वो सारी बातें, तो कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ रेप होता है। और रेप कब होता है? गैंग रेप होता है जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 6 से 7 दिन तक वो लड़की भटकती रहती, कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होता है। ये इस तरह से ये ग्राफ को नीचे लेकर आते हैं। हमारे शासन में ये बात तो निश्चित है कि यदि किसी भी आदिवासी के साथ, किसी दलित के साथ या किसी भी के साथ, फॉरगेट उसकी कास्ट भूल जाइए, किसी के साथ अभी अपराध होता है, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध होता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी होती है। चलिए रविराज बघेल साहब हीरालाल अलावा, हालांकि अभी भी कांग्रेस के से विधायक है वो। राजेश भाई बोल रहे, चलिए समय कम है गुलरेज जी, ठीक है आधे मिनट 30 सेकंड ही, बिल्कुल ना आपके लेना है 30 सेकंड, क्योंकि फिर रविराज जी के पास में आऊंगा मैं जी। अभी बोल लीजिए बढ़िया बोल रहे हैं आप। इन्होंने पार्टी में ये पद दे दिया, कांतिलाल भूरिया जी को पहले अध्यक्ष बना दिया था। भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, फॉरगेट में तो आदिवासी की भी बात नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसी इनमें से किसी को आज तक इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है? सुंदरलाल पटवा जी के बाद से कंटिन्यू ओबीसी के चेहरों को, चलिए ठीक है, हो गया डॉक्टर गुलरेज शेख साहब। रविराज ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द अलग तरह का है मुझे लगता है। मैं सीधे कहता हूं कि अब बढ़ता हूं रविराज बघेल साहब की तरफ। रविराज बघेल साहब, हीरालाल अलावा अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं वो, और क्या हीरालाल अलावा जैस से ही लड़ेंगे कि नहीं? अभी क्या है माने उनका क्या है? आप ही का नेतृत्व तो हीरालाल अलावा ही कर रहे हैं ना जैस का भी। देखिए जी बोलिए रविराज जी, बोलिए। गठबंधन से जो लड़े थे और उसके बाद अभी 2023 की परिस्थितियां बहुत अलग है। 5 साल उनके सिंबल से लड़े थे, लेकिन अभी जो हमारे संगठन की चुनाव अभियान समिति गठित की है और जो हमारा समाज का और जो हमारी समिति निर्णय करेगी उसमें कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी किसके साथ लड़े, क्योंकि चूंकि वो जयस से, तो हमारी समिति जो निर्णय लेगी वो अलावा जी को भी मान्य रहेगा। वो जो समिति निर्णय करेगी वो करेगी। जब जयस अलग से लड़ रहा तो अलावा जी भी साथ में जयस के साथ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये हमारा समिति का निर्णय किसी 1 या 2 व्यक्ति का निर्णय नहीं है। हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, के साथ जाएंगे और लड़ेंगे। चलिए बेहतर बात आप कर रहे हैं कि समिति जो निर्णय लेगी वही सबको मान्य होगी, लेकिन देखना होगा समय आते आते या चुनाव आते आते बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन इस बार का जो समर है किस तरह का होगा, वक्त कम है, और यही कारण है कि तमाम सारे पैंच, तमाम सारे दाव, तमाम सारी रणनीति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिख रही है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जयस ने जिस तरह से अकेले मोर्चा खोला है और
80 सीटें जो प्रभावित करती हैं। हालांकि 47 सीटें हैं जिस पर जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा उसका इफेक्ट देखा जाए वो तकरीबन 80 सीटों पर रहता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि 80 जो सीटें होती हैं आदिवासी क्षेत्रों की बाहुल्य की, वो काफ़ी निर्णायक होती हैं। और यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव भी है वो भी काफ़ी निर्णायक है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और यही कारण है कि तमाम समीकरणों पर चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है और राजनीतिक दल उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।